नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म टीचर्स गोल और कुरुक्षेत्र पर हार्दिक स्वागत है। अब कोई भी इस वीडियो को अगर टीचर्स गोल पर देख रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लेना। कुरुक्षेत्र को यहाँ पर हरियाणा जीके कराई जाती है और कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को कुरुक्षेत्र अपने यूट्यूब चैनल पे देख रहा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टीचर्स गोल का, तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। यहाँ पर टीचर संबंधित जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी टीजीटी जो संस्कृत का एग्जाम था उसी की आंसर की के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना हरियाणा जीके का और यहाँ पर है कि हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना है, ये लागू की गई, ठीक है। तो इस योजना का संबंध किससे रहेगा? चार ऑप्शन अपने पास है और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 2 एकड़ तक भूमि के स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए। उसके बाद आगे अगर बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है कि कौन सा जिला अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता? हरियाणा में मंडलों की संख्या 6 है। अब यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखेंगे करनाल अपने आप में एक मंडल है, तो ये अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा का जनसंख्या घनत्व हमसे पूछा था और जनसंख्या घनत्व तो आपको पता ही है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो सिरसा जिले का यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद आगे बात आती है हमारे पास सूची 1 और 2 इसको सुमिलित आपको करना है और इसको अगर हम सुमिलित करेंगे तो यहाँ पर सोनीपत जिला है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कुरुक्षेत्र जिले की, रेवाड़ी जिले की और नुह जिले की। देखो जी, सोनीपत और भिवानी एक साथ जिले बने थे कब? 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। उसके बाद रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 और नुह जिला बना था 4 अप्रैल 2005। तो यानी कि ए का हमें देखना है कौन सा तीसरा पार्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। तो देखो ए का तीसरा है तो 2 ऑप्शन ये कैंसिल हो गए, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। तो इसका मतलब हम देख लेते हैं यहाँ पर बी का आएगा 4, बी का आएगा 4, तो इसका मतलब इसका जो ए आंसर है, ए ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले पे, हरियाणा राज्य की राजधानी। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और ये जो प्रतापगढ़ फार्म है निम्न में से हरियाणा के किस जिले में रहेगा? तो मेरे भाई ये झज्जर जिले में रहेगा। कहां पर है? झज्जर जिले में रहेगा। उसके बाद नाक में पहनने वाला एक आभूषण है जिसको आमतौर पर छोटी नथ के नाम से जाना जाता है, तो इस आभूषण को क्या? तो ये रहेगा बेसर करके, ठीक है। तो इसका ए है, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हादीए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो हमारे शाह मोहम्मद रमजान, ठीक है, इसी को जाना जाता है। संबंध कुरुक्षेत्र ना सॉरी रोहतक से इसका रहेगा। उसके बाद हरियाणा में लागू की गई अरावली पहाड़ियों की पुनर्वास योजना का निधिकरण है, ये कौन करता है? तो देखो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, ये अपना अरावली का प्रवेश द्वार भी रहेगा गुरुग्राम, लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये जो पुनर्वास योजना है इसको केवल पूरे तरीके से ये राज्य सरकार की क्या रहेगी? योजना रहेगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें राजस्थान और हरियाणा तो नहीं हो सकता, तो ये रहेगी राज्य सरकार की, अभी की ये कुछ समय पहले की ये एक योजना है। उसके बाद आगे बात करें हरियाणा के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। सबसे ऊपर हमारा जो है क्या नाम है, कालका, पंचकुला, शाहपुर गांव, यानी कि पंचकुला सबसे उत्तर में स्थित रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर रहेगा? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, करनाल में स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बात की जाए तो हरियाणा में कहां पर भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो भाई ये प्रयोगशाला हमारी हिसार में स्थापित की गई है। लेकिन यहां से एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जिसने एग्जाम दिया है वो तो अपने आंसर की को इसमें रिवाइज कर लेगा, लेकिन जिसने एग्जाम नहीं दिया और जिसने आगे टीजीटी के एग्जाम में इन्वॉल्व होना है
तो वो यहाँ पर जो अभी एग्जाम हुए हैं टीजीटी का जो स्क्रीनिंग हुआ है, इनको अच्छे तरीके से करके चला जाए, क्योंकि भाई साहब पूरा एनालाइज करने पर एक चीज सामने हमारे आ रही है कि भाई कम से कम 5 से 6 क्वेश्चनों का आपको बेनिफिट होने वाला है। देखो जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो एक शिफ्ट में इसका जो पुराने मतलब कि इसकी सबसे पहले जो स्थापना हुई थी तो किस नाम से हुई थी ये पूछ लिया गया था। ऐसे ही खिलाड़ियों से संबंधित है, तो मैंने पूरा एनालाइज किया है जिसमें ये निकल के आता है कि भाई अगर आप इन क्वेश्चनों को, अगर आपका आगे पेपर है और इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, इनके इर्द गिर्द की चीजों को अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपको 5 से 6 नंबर का सीधा सीधा बेनिफिट हो जाएगा आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारी जो क्लासें हैं वो ले सकते हैं। हरियाणा जीके की हमने क्लासें दी थी और तकरीबन मतलब 20 में से 18-19 क्वेश्चन वो सीधे के सीधे अपनी क्लास से आए हैं, ठीक है। अब देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनसंख्या अनुसार हरियाणा में 5 शीर्ष जिलों को उल्लेख करती है। इस क्वेश्चन को तो कई बार हमने कराने का काम किया था कि भाई 5 सबसे बड़े जिले हरियाणा में कौन से रहेंगे। तो आप देखो फरीदाबाद तो सबसे टॉप पर है, हिसार भी रहेगा, भिवानी भी रहेगा, गुरुग्राम भी और करनाल भी। लेकिन नीचे अगर हम ऑप्शन देखें तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं। देखो रेवाड़ी की जनसंख्या 10 लाख से कम रहेगी, ये नहीं रहेगा। फरीदाबाद में भिवानी, हिसार, यहाँ पर रोहतक नहीं रहेगा, ठीक है। और नीचे बात करें तो यमुनानगर है, ये भी नहीं रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो आंसर है वो 34 का ए हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करें, सावधान नामक समाचार पत्र है, ये कहां से प्रकाशित होता है। तो सावधान नामक समाचार पत्र गुरुग्राम से प्रकाशित होता है, ठीक है। ये कुछ नया सा ही समाचार पत्र पूछ लिया था, ये हमने नहीं कराया है, ये बाहर था हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनसे। उसके बाद आगे बात आते हैं, भारत में अहमद शाह दुर्रानी के जो अतिक्रमण के फल स्वरूप पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था। अब देखो ये जो पानीपत के युद्ध है ये अभी पूछ लिए गए, एक में पूछा था किन किन के बीच में हुआ था। तो आगे किसी का एग्जाम होगा तो तराइन के जो युद्ध है उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो इन युद्धों को आप अच्छे से पढ़ लेना। एक करनाल का युद्ध है उनको पढ़ लेना, आगामी जो एग्जाम होगी उनमें पक्का यहां से क्वेश्चन आएगा। 1761 में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद कितने सारे राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखो हरियाणा की सीमा को अगर स्पर्श की बात करें तो 5 राज्य स्पर्श करेंगे। कितने राज्य? 5 राज्य इसको स्पर्श करते हैं। उसके बाद आगे ये विस्तार पूछ लिया था, मतलब आप ये कहे कि भाई इसमें तो बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी गई है। हरियाणा जीके अगर सबसे आसान की बात करें तो वो संस्कृत वाला जो एग्जाम है उसी में सबसे आसान हरियाणा जीके पूछी गई है, सारे क्वेश्चन करने लायक हैं। देखो हरियाणा का तो यहां पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही, 74, 27 से लेकर 77, 36 पूर्वी देशांतर है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 20% एथेनॉल के मिश्रण वाले जो हमारे E20 पेट्रोल की शुरुआत किसने की है, ये पानीपत में ये लगाया गया है। और ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, मनोहर लाल इसका नहीं आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, कहां से प्राप्त सिक्के से पता चलता है कि भाई हमारा प्राचीन काल में हिसार में अगर गणराज्य था। तो देखो 51 सिक्के हमें अग्रोवा से मिले हैं, 10 सिक्के हमने बरवाला से प्राप्त किए हैं। और इसका आंसर ए और बी दोनों रहेगा, 30 का ए और बी दोनों रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी हरियाणा जीके जो मैंने सारा करा दिया, आप चेक कर लेना और उसके बाद कमेंट में अपने नंबर जरूर शेयर करना कि आपके कितने नंबर आए हैं। अभी इसका जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो मैडम कराएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो संस्कृत वाला पार्ट बचता है उसको भी हम करा देंगे।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों बार-बार ये कुछ कमेंट्स आ रहे थे कल से कि मैम संस्कृति की जो साइकोलॉजी का पार्ट है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, उसमें सब लोग अलग-अलग आंसर बता रहे हैं। तो सही आंसर क्या रहेंगे? उसी को आपके कमेंट्स को देखते हुए भी आंसर लेकर आए हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे, कोई संदेह करने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है ये किसी अभ्यर्थी के द्वारा भेजे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगम के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को ग्रेड देना बिल्कुल नहीं, अधिगम के लिए पूछा है, तो बिल्कुल भी ये आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा है, छात्रों की उत्तम अध्ययन करने के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा है, छात्रों को प्रतिक्रिया प्रदान करना, बिल्कुल सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। छात्रों को प्रतिक्रिया प्रदान करना जिनका उपयोग करके सीखने में सुधार के लिए किया जा सकता है, के लिए ही आपसे पूछा हुआ था, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं। प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? ध्यान देना दोस्तों, प्रत्यक्ष पूछा, अप्रत्यक्ष नहीं पूछा, भावनात्मक नहीं पूछा है, प्रत्यक्ष पूछा है। और प्रत्यक्ष पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हेड मास्टर के प्रति। प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? हेड मास्टर के प्रति। बिल्कुल भी संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, आंसर आएगा हेडमास्टर के प्रति। प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो ये हेडमास्टर के प्रति जिम्मेदार हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया दोस्तों, क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में पहचान बनाम भूमिका? इतना आसान क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। पहचान बनाम भूमिका तो सभी जानते ही हो। इसमें अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक बनाना चाहता तो इसमें स्टेज दे देता, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, है ना, इस तरह से दे सकता था, लेकिन नहीं, क्वेश्चन सीधा सीधा ही दे दिया गया है। तो क्या आ जाएगा? पहचान बनाम भ्रम की अवस्था। आंसर हो जाएगा पहचान बनाम भ्रम की अवस्था। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि अधिगम पर कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य? अधिगम पर कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में सामाजिक संपर्क और सहयोग के महत्व पर बल देता है? कौन सा सामाजिक संपर्क और सहयोग के महत्व पर बल देता है? कौन सा देता है दोस्तों? तो देखो यहाँ सामाजिक संपर्क, समाज से संपर्क बनाना, उसका सहयोग प्राप्त करना सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत। अब सामाजिक तो यहाँ पर दिया नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 4, संरचनात्मक सिद्धांत। बिल्कुल सही है। ना तो आपका व्यवहारवाद हो सकता है, क्योंकि व्यवहारवाद कभी भी सामाजिक संपर्क के महत्व पर बल नहीं देता। मानवतावाद भी इसमें नहीं हो सकता, संज्ञानवाद भी नहीं हो सकता। अब आंसर हमारे पास क्या बच गया? संरचनावाद। वैसे भी सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत आता है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, आरटीई के तहत राज्य में बाल अधिकार सुरक्षा अधिनियम, आरटीई के तहत राज्य मानी स्टेट के अंदर बाल अधिकार सुरक्षा अधिनियम कौन सा था? आंसर हो जाएगा बी, SCPR। आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट का पूछा है, राज्य का पूछा है, तो SPCR हो जाएगा। सीपीसीआर को तो आप जानते ही, और स्टेट का पूछा है तो ऐसे लग जाएगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 पहचान देती है। एनपीई 2020, एनपी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या है एनपी 2020। एक मिनट, क्वेश्चन एनईपी 2020 स्थान देती है दोस्तों, स्थान पूछा गया है। एनपी एनपी एनईपी 2020, एनईपी 2020 है, ये किसको स्थान देती है? मतलब किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है, ये पूछा है। देखो यहाँ दिया गया है आपको कि किसको आधार देती है, तो आधार किसके आधार पर बनी हुई है? 1986 के आधार पर। दोनों नहीं आएगा, ध्यान देना, 1968 और 1986। 1986 के आधार पर बनी हुई है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक वह है,
प्रेक्षक वह है, प्रेक्षक किसको कहते हैं? प्रेक्षण करने वाले को, ऑब्जर्व करने वाले को, ऑब्जर्व करने वाले को प्रेक्षक कहा जाता है। तो कहा मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान करता है? नहीं, मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान का इसमें कोई मतलब नहीं है प्रेक्षक के लिए। प्रेक्षक कौन होता है? अ, निरीक्षण करता है, कक्षा का निरीक्षण करने वाला। पर्यवेक्षक कौन होता है? कक्षा का निरीक्षण करने वाला होता है। निर्देश देने वाला निर्देशक होता है, पर्यवेक्षक नहीं होता, ध्यान देना, है ना। शिक्षण विधि की आलोचना करना ये तो मतलब ही नहीं रखता है। आंसर बिल्कुल सही, 99% सही है दोस्तों। 1% ये कह सकते हैं कि 1% भी जो शंका करे, मैं तो कह रही हूँ 100% सही है। आंसर हमारा यही होगा और हर हाल में यही होगा कि कक्षा का निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता है? पर्यवेक्षक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न सेट होना। प्रश्न पत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रश्न सेट, यानी प्रश्न के अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो एरिया है, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम के एरिया से क्वेश्चन को उठाना, क्वेश्चन उठाना, सेट करना, ये प्रश्न पत्र, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं आती हैं। कि एक अच्छे प्रश्न पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? उसकी वैधता को बढ़ा देता है। वैधता का मतलब होता है कि जो होना चाहिए था वही होना, क्या कहलाता है? वैधता कहलाता है। फिर इसकी कठिनाई को, कठिनाई का तो मतलब ही नहीं है कि कठिनाई का हो जाए। फिर है इसकी विश्वसनीयता को बढ़ा देता है। विश्वसनीयता मतलब विश्वास किया जा सकता है कि जो पेपर है वो बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है, संपूर्ण सिलेबस से लेकर बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा इसकी विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। कि पेपर पर विश्वास किया जा सकता है कि पेपर जैसा होना चाहिए था, यानी कि पेपर पर विश्वास किया जा सकता है कि पेपर वास्तविक रूप से आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वैसे तो आजकल के पेपर, अगर मैं एचएसएससी की ही बात करना चाहती हूँ, आप जो पेपर देने जा रहे हो, पेपर में कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। किसी पेपर के अंदर पूरा लिटरेचर पूछ लिया जा रहा है, किसी पेपर के अंदर लिटरेचर पूछा ही नहीं जा रहा है, एक भी क्वेश्चन लिटरेचर का नहीं आ रहा है। ये कौन सी विश्वसनीयता है? विश्वास नहीं किया जा सकता इस पेपर के ऊपर कि इस पेपर में वास्तविक रूप से वही सिलेक्ट होंगे जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, जो सब्जेक्ट की पहचान रखते हैं, सब्जेक्ट का ज्ञान रखते हैं। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिखाया गया। यानी कि ये जो पेपर वर्तमान समय में हो रहे हैं, ये इसकी विश्वसनीयता को भंग कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा विश्वसनीयता आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खालिस्तान के अनुसार शिक्षण प्रक्रियाओं की एक प्रणाली। खालिस्तान के अनुसार शिक्षण प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिगम को उत्पन्न करना है। खालिस्तान के अनुसार, किसके अनुसार? ये एक स्टेटमेंट दी गई थी और स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं होती, जानते हो, बीएम स्मिथ के अनुसार। आंसर क्या हो जाएगा? स्मिथ ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने और कुछ बता दिया तो और कुछ हो जाएगा, किसी ने मॉरिसन बता दिया तो मॉरिसन हो जाएगा, किसी ने पीटर बता दिया तो पीटर हो जाएगा, नहीं होगा। स्टेटमेंट जिसकी है दोस्तों उसी की ही रहेगी। आंसर आएगा बीएम स्मिथ के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, भारतीय संविधान में कौन सी सूची शिक्षा की है? भारतीय संविधान में शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? ये आप सभी जानते हो। आंसर हो जाएगा क्या? समवर्ती सूची का। शिक्षा पहले राज्य सूची में रखी गई थी, लेकिन बाद में किसमें दे दी? वर्तमान समय में किसका है? ये समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन आया, आरटीई 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? आरटीई 2009 किस अनुच्छेद पर आधारित है, पूछा गया। तो किस अनुच्छेद पर आधारित है? आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 45, अनुच्छेद 45 पर आधारित। आधारित पूछा है, किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? तो 545, बिल्कुल भी आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, अनुच्छेद 545 पर ही आधारित है। हाँ, 21 जो आंसर दे रहे हैं, ध्यान देना, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 21 ए के तहत जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बनाया गया था। आरटीई ये नहीं कहती कि शिक्षा का आधार क्या है। शिक्षा का आधार जो है, हम मौलिक अधिकार का आधार क्या है? मौलिक अधिकार आ जाता 21 ए के अंदर। लेकिन शिक्षा का अधिकार पूछा है तो क्या अनुच्छेद 45 ही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद आया है, एक शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं? एक शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? विद्यालय जाने में नियमितता यानी समय का पाबंद होना,
जरूरी है। समय पर पाठ्यशाला संचालित करना ये भी जरूरी है। प्रत्येक बच्चे की अधिगम क्षमता का आकलन करना ये तो अति आवश्यक है एक अध्यापक के लिए। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। एक अध्यापक के लिए सभी जरूरी होते हैं, ये सभी उसके लिए सभी कर्तव्य उसे करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, संज्ञानात्मक के अनुसार शिक्षण विधियों को चुनने में प्राथमिक विचार क्या है? संज्ञानात्मक क्वेश्चन क्या दिया है? संज्ञानात्मक यानी कोग्नेटिव। संज्ञानात्मक के अनुसार शिक्षण विधियों को चुनने में प्राथमिक विचार क्या है? यानी संज्ञानात्मक के अनुसार, संज्ञान के अनुसार आप शिक्षण विधियों का चयन कर रहे हो, इसका प्रथम आधार क्या रहेगा? प्रथम स्टेप क्या रहेगा आपका? प्रथम चरण क्या रहेगा? किस आधार पर आप इन विधियों को संज्ञानात्मकता को ध्यान रखते हुए कि सबसे पहला आधार तुम्हारा क्या होगा कि आप प्राथमिक विचार क्या होगा शिक्षण विधियों को चुनने का? तो देखो, अधिगम में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, है ना? शिक्षक की प्राथमिकताएं नहीं होगा, छात्र हित पहला क्या होगा? संज्ञानात्मक के अनुसार विषय वस्तु, विषय वस्तु भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। छात्र हित, तो कहते हैं कि संज्ञानात्मकता के अनुसार, संज्ञानात्मकता के अनुसार पहला आधार होगा अधिगम में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कि कौन कौन सी प्रक्रियाओं को सम्मिलित। बिल्कुल सही। अगर ए आंसर नहीं होता ना, तो हम आंसर क्या ले लेते? सी को ले लेते, छात्र हित ले लेते। लेकिन ये तो सभी शिक्षण विधि, जितनी शिक्षण विधियां होती हैं, सभी का जो होता है वो छात्र हित होता है। लेकिन यहाँ स्पेशली संज्ञानात्मक पूछा गया, तो संज्ञानात्मक, संज्ञान का मतलब ज्ञान से है, और ये ज्ञानात्मक क्रियाओं का अर्थ ही संज्ञान होता है दोस्तों। जो ज्ञान पर आधारित जो क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं को ही संज्ञानात्मक कहते हैं। तो अधिगम में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है? जो जेंडर है, हाँ क्या पूछा गया? जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है? आरटीई 2020, क्योंकि यहाँ थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। आरटी 2020 में जेंडर, तो ये क्या था आपका? सभी लड़कियों के लिए था। ऐसा नहीं कि बीसीबी बीसीओ, इनके अनुसार सभी लड़कियों के लिए पूंजी थी। सभी लड़कियों के लिए बनाई गई जो पूंजी थी वो क्या थी? आपकी जेंडर इंसुलिन फंड आपका था। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ आया, खालिस्तान एक डिग्री है। खालिस्तान एक डिग्री है जिस तक एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। यानी कि एक प्रश्न पत्र का मूल्यांकन आप कर रहे हो, और एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं और एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं लगभग आपकी एक जैसी ही रहती हैं। तो देखो, वैधता, वैधता क्या कहलाती है? वैधता कहलाती है कि जिस गुण का मापन करना था उसी गुण का मापन कर रहे हो, क्या होती है? वैधता, है ना? फिर है आपके सामने प्रयोजनीयता। प्रयोजनीयता का अर्थ होता है उद्देश्य ही नहीं, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है आप जितनी बार प्रश्न पत्र को चेक कर रहे हो, जितने लोग प्रश्न पत्र को चेक कर रहे हैं, उसके अंकन में कोई अंतर नहीं आ रहा, तो वो क्या है? विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता होती है कि मूल्यांकन करते समय जो मूल्यांकन करता है वो अपने विचारों को मूल्यांकन में स्थापित न करे, वो क्या होती है? वस्तुनिष्ठता या तटस्थता इसको कहते हैं। खालिस्तान एक डिग्री है जिस तक एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। यानी प्रश्न पत्र जिस चीज के लिए बना है उसी का मापन करना क्या कहलाता है? आपका वैधता कहलाता है। ध्यान देना, विश्वसनीयता नहीं होगा, क्या होगा? वैधता होगा, वैधता कहलाता है आपका। अगला क्वेश्चन आपके पास आया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे हमारे कितने, जो आपके 15 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन किसके थे? ये थे साइकोलॉजी के क्वेश्चन, है ना? टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे, आप जानते हो। ये इनमें कोई भी क्वेश्चन आपका कठिन नहीं था। हाँ, ये जरूर है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है तो दोस्तों वो आपकी
थिंक के ऊपर निर्भर करता ही करता है। लेकिन हम सोचते भी, हमारा सोचना भी किस आधार पर होता है? साइकोलॉजी के आधार पर ही होता है। अगर उसी आधार पर हम सोच पाते हैं, तभी हम सही आंसर तक पहुँच पाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और आपकी साइकोलॉजी ये दोनों अलग नहीं होती, दोनों एक ही होती हैं। बस दोनों में का एक बेस का अंतर होता है। लेकिन याद रखिए, तुम अपने अनुसार कभी नहीं सोच सकते हो, हमेशा साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ही आपको सोचना होता है, उसके लिए आप बाध्य होते हो। तो ये हमारे कुछ ये क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के, और ये बिल्कुल मेरे द्वारा बताई गई आंसर की आपकी 100% सही है। इसमें से एक भी क्वेश्चन इधर या उधर नहीं होने वाला है। जिसको भी संदेह हो किसी क्वेश्चन के ऊपर कि मैम कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, अपने संदेह को त्याग दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही बताए गए हैं, हरियाणा जीके के भी और साइकोलॉजी के भी। और ये जल्द ही संस्कृत के भी क्वेश्चन अभी आपके पास ही आ जाएँगे, संस्कृत को भी सोल्व करवा देंगे। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपकी संस्कृत भी सोल्व